तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी कला को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो गया है क्योंकि फिल्म में काफी कुछ है जो मैं कट नहीं कर सकता क्योंकि तब मूवी की फील खत्म हो जाती। और मेरा ये मानना है कि आपको फिल्म का मेन पॉइंट समझ आना चाहिए और फिल्म का मेन मैसेज क्या है वो भी समझ आना चाहिए, तभी मेरा एक्सप्लेन करना सक्सेसफुल होगा, वरना ऐसे तो कोई मतलब नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ आखिर तक बने रहेंगे। और चलिए अब सुनाता हूँ मैं आपको कला की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम मशहूर गायिका कला को देखते हैं जो कि पत्रकारों के सामने गोल्डन विनाइल अवार्ड मिलने की खुशी जता रही होती हैं। ये अवार्ड उन लोगों को मिलता था जिनके गाने के रिकॉर्ड 5 लाख से भी ज्यादा अधिक संख्या में बिकते थे। तो ये पुरस्कार पाकर कला बहुत खुश होती है। कला के घर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है जहाँ पर कई पत्रकार आए हुए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। एक पत्रकार उनसे सवाल करता है कि आज इतना सब कुछ पाने के बाद कैसा लग रहा है। तो इस पर कला मुस्कुराते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे थक के घर पहुंची हूँ और माँ ने दरवाजा खोला है। ये मेरे पिता की विरासत है और मेरी माँ का सपना, और आज मेरी माँ बहुत खुश होंगी क्योंकि उन्हें इसी दिन का इंतजार था। तभी एक पत्रकार उनसे कहता है कि आपकी माँ 10 साल पहले अपने बेटे को भी तो लॉन्च करने आई थी यहाँ। ये सुनकर कला के चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो थोड़ा चिढ़ के कहती है कि उनका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अब यहाँ से कहानी पीछे जाती है और हम कला की माँ को देखते हैं जिनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। डॉक्टर पहले एक बच्चे को उनकी गोद में पकड़ाते हुए कहते हैं कि आपको बेटी हुई है, तो माँ उसका नाम कला रख देती हैं। वो दूसरे बच्चे के बारे में पूछती हैं तो डॉक्टर उदास होकर कहते हैं कि आपके बेटे को हम बचा नहीं पाए। अक्सर ऐसा होता है कि एक बच्चा ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो सारा पोषण खींच लेता है, जिस वजह से दूसरा बच्चा पोषण ना मिलने के कारण बच नहीं पाता, और आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। जो माँ अपनी बेटी को गोद में लेकर खुश हुई थी वो अपने दूसरे बच्चे जो कि लड़का था उसके ना बच पाने की खबर सुनकर एकदम उदास हो जाती है क्योंकि उन्हें चाहिए तो लड़का ही था। उनका खानदान सदियों से संगीत के लिए मशहूर था और उनके घर के सारे मर्द अपने समय में प्रसिद्ध संगीतकार थे, इसीलिए माँ चाहती थी कि उनका एक बेटा हो जो इस परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बेटा तो जन्म लेते ही गुजर गया था और अब माँ बेटे की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पति पहले ही गुजर चुके थे। डॉक्टर ने जो बातें बताई थी उसे सुनने के बाद माँ के अंदर छोटी बच्ची कला के लिए नफरत पैदा हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उसकी वजह से उनका बेटा इस दुनिया में नहीं आ पाया। तो वो एक तकिया लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ती हैं। तभी सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं कि कला अब बड़ी हो चुकी है और वो अपनी माँ को संगीत सुनते हुए देख रही है। माँ सोचती है कि उन्हें विरासत में मिली कला को आगे तो बढ़ाना ही है, इसीलिए वो अब कला को ही संगीत सिखाने का सोच लेती हैं। माँ कला से कहती हैं कि तुम अपने पिता की तरह संगीत सम्राट बन सकती हो, लेकिन तुम लड़की हो इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इज्जत का ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा। अब कहानी यहाँ से वर्तमान में आती है जहाँ हम देखते हैं कि कला अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है और बता रही होती है कि अखबार में प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो आई है और उसे वो पुरस्कार भी मिल गया है जो उन्हें हमेशा से चाहिए था। तभी फोन की घंटी बजती है और हमें पता चलता है कि वो बस अपनी सेक्रेटरी के सामने बात करने का नाटक कर रही थी, उसकी सच में माँ से बात नहीं हो रही थी। अब हम देखते हैं कि कला संगीत से जीते हुए अपने पुरस्कारों को देख रही होती है और ये सोचकर काफी खुश हो रही होती है कि आज वो इतनी कामयाब हो गई है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक लड़का दिखाई पड़ता है जो कि कला के गले को दबोच लेता है और कहता है कि शर्म नहीं आती, अपने दीवारों पर मेरे ख्वाबों की नुमाइश करती हो, चोर हो तुम। कला इतना ज्यादा घबरा जाती है कि फ्रेम में लगे अपने गोल्डन अवार्ड को उतार कर ले जाने लगती है। तो वो लड़का उसे पकड़ लेता है और कहता है कि ये मेरा है। तभी वो लड़का वहाँ से गायब हो जाता है और वो पुरस्कार और कला दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और कला डर के मारे एकदम सकपका जाती है जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। उस हादसे के बाद कला की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी तो उसका चेकअप करने के लिए डॉक्टर आते हैं। तो उनके पूछने पर कला कहती है कि दिमाग में शोर है, दिल में डर है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कुछ होने का इंतजार कर रही थी और अब वो हो रहा है और अंदर से कुछ टूट रहा है। डॉक्टर को ऐसा फील होता है कि शायद काम का ज्यादा टेंशन लेने की वजह से तबीयत बिगड़ गई है, इसीलिए कला की ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए आराम करने का कहकर चले जाते
हैं। अब कहानी यहाँ से फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कला अब और बड़ी हो गई है और उसकी माँ उसको संगीत सिखा रही हैं। इतने सालों से संगीत सीखने के बाद भी कला कहीं कहीं अटक रही थी, तो माँ अचानक से उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं कि तुम शक्ल से जीरो हो, अकल से जीरो हो और टैलेंट से भी जीरो हो। कम से कम तुम इतना तो कर ही सकती हो कि मेहनत करो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं होता। परसों सोलन जाकर तुम्हें उस्ताद मंसूर खान साहब के सामने गाना गाना है, लेकिन तुम्हारा तो बेसिक ही नहीं क्लियर है। कला बार बार अपनी माँ से माफी मांग रही होती है और कहती है कि उसको आता है, वो गा लेगी, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात सुने बिना उसे घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देती हैं। कला हिमाचल के गांव में रहती थी, तो वहाँ का मौसम कुछ ऐसा था कि ज्यादातर बर्फ ही पड़ती रहती थी, तो वो बाहर ठंड से ठिठुर रही होती है, लेकिन माँ तब भी नहीं पिघलती और उसे पूरी रात घर से बाहर ही रखती हैं। अब हम देखते हैं कि माँ कला को उसी प्रोग्राम में ले गई होती है जहाँ उसे गाना था, तो वो उस्ताद से कहती है कि आज तो बहुत कम लोग आए हैं। तो उस्ताद जी कहते हैं कि सब लोग बापू को देखने गए हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है। उस्ताद जी ये भी बताते हैं कि जगन नाम का एक लड़का है जो कि आज वो भी गाएगा। वो गुरुद्वारे में पला बड़ा है, गरीब है, अनाथ है, वहीं पर गाना सीखा है। तुम्हारे सामने गाने का मौका मिल रहा है तो उसके लिए अच्छा ही है। अब कला गाना गाना शुरू करती है और उसके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि बाकी लोगों को उसका गाना पसंद आएगा या नहीं, बल्कि वो बस यही चाहती थी कि उसकी माँ उसके गाने से खुश हो जाए, तो इसीलिए वो और अच्छा गाने में लगी होती है। गाना खत्म होने पर वहाँ बैठे इक्का दुक्का लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और उस्ताद जी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी आवाज में तुम्हारी माँ की मिठास है। तभी माँ नोटिस करती हैं कि अब वहाँ पर कई लोग आने लगे हैं और खाली पड़ी सीटें भर गई हैं। वो सभी लोग जगन का संगीत सुनने आए थे, तो अब माँ के अंदर भी जिज्ञासा जाग जाती है कि आखिर इतना क्या है उसमें जो लोग खुद से उसे सुनने आए हैं। अब जगन गाना गाना शुरू करता है और वो इतना अच्छा गाता है कि सबसे पहले कला की माँ उठकर उसके लिए तालियां बजाने लग जाती हैं, जिसे देखकर कला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माँ ने उसके गाने पर तो तालियां नहीं बजाई थी और ना ही तारीफ की, तो उसके अंदर जगन को लेकर जलन सी होने लग जाती है। माँ खुद स्टेज पर जाकर जगन को एक उपहार देती हैं, जिसे देखकर कला की पूरी तरह सुलग जाती है। अब हम देखते हैं कि माँ को जगन का गाना इतना पसंद आ गया था कि वो उसे अपने घर ही ले आती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अब भी उनके मन में यही था कि उनके खानदान की विरासत लड़की नहीं बल्कि लड़का ही बचा सकता है। माँ ने कला को जगन के लिए दूध लाने को कहा होता है, तो कला ग्लास में दूध लेकर जगन के पास जाती है, तो जगन बिल्कुल आराम से और प्यार से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि माँ ने कहा है कि तुम मेरा गाने में साथ दोगी और तानपुरा बजाओगी। अब ये बात कला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि अब माँ ने उसकी जगह जगन को गाने के लिए कह दिया था, तो उसके अंदर जगन के लिए थोड़ी नफरत बढ़ना शुरू हो जाती है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ हम देखते हैं कि कला म्यूजिक कंपोजर अप्पा और म्यूजिक डायरेक्टर मजरू के साथ बैठी होती है। तभी कला को अखबार के जरिए खबर मिलती है कि मशहूर संगीतकार चंदन लाल सान्याल का देहांत हो गया है। तो ये खबर पढ़ के कला उदास तो नहीं होती, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट जरूर देखने मिलती है। कला को एक रेडियो शो में बुलाया जाता है, जहाँ उनसे पूछा जाता है कि क्या उन्होंने कभी चंदन के साथ गाना गाया था क्या, तो वो सीधा जवाब देती है कि नहीं। तभी वही लड़का जो कि जगन होता है, वो अचानक कला के पीछे आकर उसके कान में कहता है कि चल झूठी। कहानी यहाँ से फिर से पीछे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि जगन, चंदन, कला और उसकी माँ एक नाव में बैठे हुए हैं और चंदन गाना गा रहे हैं। उनका साथ देने के लिए जगन भी गाने लगता है और फिर उसके बाद उन दोनों का साथ देने के लिए कला भी गाने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे टोकते हुए दोबारा से जगन को गाने के लिए कह देती है। इस बात से कला का मुंह बन जाता है और वो रोने लग जाती है, पर उसके रोने से उसकी माँ को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके लिए तो बस जगन का गाना ही जरूरी था। तो वो बस एक जगह बैठे बिना आवाज किए बस रोए जा रही होती है। रात में कला देखती है कि माँ चंदन के साथ ही गुलू गुलू कर रही है और अपने मुंह से सिगरेट का कश लेकर चंदन को दे रही है, और ये सब होते हुए कला चुप कर बस देखे जा रही होती है। अब हम देखते हैं कि कला झील किनारे बैठी होती है कि तभी वहाँ जगन आता है, तो कला उससे पूछती है कि आखिर माँ को चंदन साहब से क्या चाहिए, वो उनके साथ ऐसे क्यों बैठी हुई थी। जगन कहता है कि वो जो भी कर रही हैं मेरे लिए कर रही हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं चंदन साहब की तरह फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं। वहाँ मुझे सुमंत कुमार के साथ काम करने का मौका मिल सकता है, जो कि बड़े किस्मत वालों को मिलता है, और आगे चलकर मुझे सुनहरा रिकॉर्ड भी मिल सकता है। कला कहती है कि मुझे भी ये सब चाहिए, और जो सुनहरा रिकॉर्ड माँ चाहती हैं वो मैं लाकर माँ को दूंगी। कला के मन में उस वक्त ये था कि अगर माँ को वही सब पाकर खुशी मिलती है तो वो खुशी वही देगी, ना कि कोई और। अब हम देखते हैं कि माँ कला को लेकर एक जगह गई होती हैं, जहाँ पर माँ उसकी शादी की बात करती हैं और कहती हैं कि अब वो अपने ससुराल चली जाएगी
और मैं जगन के साथ कलकत्ता चली जाऊंगी उसका करियर बनाने के लिए। ये सारी बातें सुनकर वहाँ बैठी कला का फिर से मुंह बन जाता है। अब हम देखते हैं कि माँ कला को कहीं ले जाने के लिए तैयार कर रही होती हैं और बताती हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्री के सभी लोग मौजूद होंगे और वहाँ जगन गाना गाने वाला है। कला माँ से पूछती है कि क्या वो भी गा सकती है क्या, तो माँ कहती है कि लड़कियाँ ऐसे फिल्म इंडस्ट्री वालों के सामने गाना नहीं गाती, नहीं तो लोग गलत समझते हैं। इस बात पर कला कहती है कि जगन तो गा रहा है, तो माँ कहती है कि वो इसलिए क्योंकि वो लड़का है। तो कला धीरे से कहती है कि अच्छा, दोनों के लिए अलग अलग नियम है। तभी कला कहती है कि हम दोनों घर चलते हैं। तो माँ कहती है कि तुम शादी करके अपने घर जाओगी। कला कहती है कि मेरा घर तो आपके साथ है ना। तो इस पर माँ कहती है कि बेटा अपनी माँ के साथ रहता है और बेटी अपने पति के साथ। कला कहती है कि तुम्हें जगन से शादी कर लेती हूँ, फिर मैं हमेशा यहीं रहूंगी आपके साथ। ये सुनकर माँ भड़क जाती हैं और कहती हैं कि तुम अपने भाई के साथ शादी की बात कैसे सोच सकती हो, ये बहुत शर्मनाक है। कला समझ ही नहीं पाती कि कुछ समय पहले आया लड़का उसका भाई कब बन गया। उसने तो बस इसलिए कहा क्योंकि माँ उसके साथ ही रहने वाली थी, तो वो बस कैसे भी करके अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि कला उस पार्टी में मौजूद होती है, लेकिन वहाँ उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था, बल्कि सब जगन के आगे पीछे ही घूम रहे थे। तभी माँ उससे कहती है कि जगन की परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, तो तुम उसके लिए दूध लेके आओ। कला दूध लेकर जा ही रही होती है कि तभी चंदन साहब उसे टोकते हुए पूछते हैं कि कैसी हो तुम। कला कहती है कि चलो आप मुझे देख सकते हैं, नहीं तो मुझे लगा कि मैं तो गायब हो चुकी हूँ। चंदन कहता है कि तुम्हें कोई कैसे अनदेखा कर सकता है। कला उनसे कहती है कि कभी आपने मुझे सुना है क्या, मैं भी गा सकती हूँ। और फिर वो इतने में ही आगे बढ़कर चंदन को चूमने की कोशिश करती है, पर चंदन उसे पीछे करके वहाँ से जाने लगता है। कला कहती है कि जगन को लॉन्च करके तुम बहुत पछताओगे, याद रखना कि वो लोगों को रिप्लेस करने में बहुत अच्छा है। चंदन कहता है कि जगन मुझे रिप्लेस करेगा तो कुछ साल बाद जगन को कोई और रिप्लेस करेगा, जैसे मैंने किसी और को किया था। कला कहती है कि ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम जगन की वजह से थूक दिए जाओगे, तुम्हें कोई सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, तब पता चलेगा। ये सब कला के अंदर से भड़ास या फिर कह लो कि उसकी फीलिंग्स निकल रही थी, जिसे चंदन पूरी तरह से इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जगन गाना गाना शुरू करता है और कला बगल में बैठे तानपुरा बजा रही होती है कि तभी जगन को एकदम से खांसी आना शुरू हो जाती है और उसका गाना रुक जाता है। माँ काफी ज्यादा घबरा जाती हैं और तुरंत डॉक्टर को बुला लेती हैं क्योंकि उसका गला बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा होता। अब चंदन परेशान होता है कि इतने लोग जो जगन का संगीत सुनने आए थे उनका क्या करें, कि तभी उन्हें कला के गाने की आवाज सुनाई पड़ती है। कला इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी कि कब उसे लोगों के सामने गाने का मौका मिले और लोग उसके गाने को सुने और जाने कि वो भी अच्छा गा सकती है, फिर सभी उसकी माँ से तारीफ करें। पर माँ को तब भी उसकी फिक्र नहीं थी, बल्कि वो उस वक्त भी जगन के आगे पीछे लगी होती हैं। वहाँ बैठे सभी लोगों को कला का गाना बहुत पसंद आता है और सब खड़े होकर ताली बजाने लग जाते हैं और वो साबित कर देती है कि वो भी अच्छी संगीतकार है। लेकिन उसका मेन मकसद ये था कि कोई बड़ा म्यूजिक कंपोजर उसके गाने को सुनकर उसे अपने साथ काम करने के लिए बुला ले, क्योंकि तभी वो अपने माँ के सपने पूरे कर सकती थी। अब हम देखते हैं कि जगन अकेले बैठे गाना गाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही होती, जिस बात से उसे रोना आ जाता है, क्योंकि उसके लिए तो संगीत ही सब कुछ था। जगन को घुट घुट कर रोते हुए दूर खड़ी कला देख रही होती है, पर वो उसके पास नहीं जाती, बस देखे जा रही होती है। अब हम देखते हैं कि घर में मशहूर म्यूजिक कंपोजर सुमंत कुमार आए होते हैं, जो कि जगन को लेने आए थे, क्योंकि वो अपनी फिल्म में उससे गाना गवाना चाहते थे। कला सोचती है कि यही सही मौका है आगे बढ़ने का, तो वो मौका देखकर सुमंत कुमार के पास जाती है और उनके साथ वैसे ही चीजें करने लगती है जैसे माँ चंदन के साथ अकेले किया करती थी। दरअसल कला सुमन को रिझा रही थी ताकि वो उसको अपनी फिल्म में गाने का मौका दे दे। अब हम देखते हैं कि जगन अकेले बैठा होता है, तो वो कला को अपने पास बुलाता है और रोते हुए कहता है कि मेरे दिमाग में शोर है, दिल में डर और अंदर कुछ टूट गया है। कला को उसकी बातें समझ नहीं आती, तो वो डॉक्टर को बुलाने को कहती है, तो जगन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ, कल सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सुमंत घर से निकलते हुए कला से कहते हैं कि उसे गाना रिकॉर्ड करने के लिए कलकत्ता आना होगा, जिसका मतलब कि कला का सुमंत को रिझाना काम आ गया था और उसे फिल्म में गाना गाने का मौका मिल गया था। सुमंत जाते जाते माँ से कहते हैं कि आपकी बेटी कोयल है, कोयल। तो उनके जाने के बाद माँ कला से कहती है कि तुम सच में कोयल ही हो, क्योंकि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि वो दूसरे के घोंसले पर कब्जा कर लेती है। अब हम देखते हैं कि कला जगन के कमरे में जाती है, तो वो नोटिस करती है कि जगन का वो कपड़ा वहीं रखा है जो वो हमेशा पहने रहता था, तो वो समझ जाती है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत भाग
भागकर उसे ढूंढने लग जाती है और एक पेड़ के पास जा पहुंचती है जहां वो देखती है कि जगन ने फांसी लगा ली है। ये देखकर कला की सांसें अटक जाती हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों कर लिया। घर में एकदम मातम सा छा जाता है और माँ तो एकदम बेसुध हो जाती हैं क्योंकि जिसको वो अपने घर की विरासत देना चाहती थी वो जा चुका था। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां हम देखते हैं कि सुमंत कुमार कला से मिलने आए होते हैं, लेकिन कला बहाने बनाकर उनसे मिलने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो अपनी ही उलझनों में उलझी हुई थी। हम देखते हैं कि कला डर और घबराहट में माँ को फोन लगाकर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही माँ तुरंत फोन काट देती हैं। कला घर से निकलकर कहीं जा रही होती है तो लिफ्ट में उसे सुमंत कुमार मिल जाते हैं। तो वो कला से कहते हैं कि तुम कुछ नहीं थी, तुम्हें मैंने बनाया है। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरी वजह से है, तो तुम मेरे साथ इतनी बुरी कैसे हो सकती हो। उस दिन मैं जगन को लेने आया था और अगर उसकी आवाज ना गई होती तो आज यहाँ तुम नहीं वो होता। अब कहानी फिर से पीछे जाती है जहां हम देखते हैं कि जगन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो उसके कुछ दिन बाद ही कला माँ से पूछती है कि वो गाना रिकॉर्ड करने के लिए कलकत्ता जा सकती है क्या। माँ एकदम बेरुखी से जवाब देते हुए कहती हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से और कभी भी वापस मत आना क्योंकि इस घर में एक गाने वाली नहीं रह सकती। कला माँ से सवाल करती है कि फिर आप कैसे रह रहे हो, आपने सबके लिए गाना छोड़ दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है, आप मुझसे बदला क्यों ले रहे हो। मैं आपकी बेटी हूँ, आपको प्यार होना चाहिए मुझसे, चाहे मैं जैसी भी हूँ, पर नहीं है। मैं जो भी कर लूँ वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होता, आपको मुझ में कोई ना कोई कमी दिखती ही है। आज कला के दिल के अंदर सालों से दबी बातें बाहर निकल के आई थीं, पर माँ बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगती है। तो कला ने जो भी कहा उसके लिए माफी मांगने लग जाती है क्योंकि वो माँ को नाराज नहीं करना चाहती थी, पर माँ पलट के उसे देखे बिना अपने कमरे में चली जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कला घर छोड़कर गाना रिकॉर्ड करने के लिए सुमंत कुमार के स्टूडियो पहुंच जाती है और गाना गाने लगती है, पर सुमंत कुमार उसे बार बार टोक रहा होता है ये कहकर कि वो फीलिंग नहीं आ रही जो गाने में हमें चाहिए क्योंकि शायद तुम बहुत नर्वस हो। 12-13 टेक लेने के बाद भी सुमंत उसके गाने के तरीके से खुश नहीं होता तो वो थोड़ी देर ब्रेक लेने को कह देता है। सुमंत कला के पास आकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी तैयार हो। ये सुनकर कला रोने लग जाती है और कहती है कि वो वापस घर नहीं जा सकती, तो आप बस मुझे आखिरी मौका दे दीजिए, मैं कर सकती हूँ। सुमंत समझ गया था कि कला की अपनी मजबूरियां हैं और वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकती है, इसीलिए उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए वो अपने हवसी सोच का दरवाजा खोल देता है और कला को वो करने पर मजबूर कर देता है जो वो शायद कभी करती नहीं, लेकिन उसे भी मजबूरी में वो काम करना ही पड़ता है जो सुमंत उससे कराना चाहता था क्योंकि वो संगीत जगत में अपना नाम बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कला को अपने आप से घिन आ रही थी, लेकिन सुमंत अब रिकॉर्डिंग करने के लिए मान जाता है। तो तभी कला को जगन की एक बात याद आती है। हमें वो समय दिखाया जाता है जब जगन और कला सुनहरे रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो कला कहती है कि अगर माँ को वो रिकॉर्ड चाहिए तो वही ला कर देगी। जगन कहता है कि ये कोई वजह थोड़ी हुई गाने की, मैं तुम्हारी माँ के लिए नहीं गाता, अपने लिए गाता हूँ क्योंकि मेरे लिए गाना गाना सांस लेने जैसा है। तुम भी कभी कोशिश करना कि तुम अपनी माँ के लिए नहीं अपने लिए गाओ। यही बातें याद करके कला को मोटिवेशन मिल जाता है गाने का और वो फिर अपने लिए दिल से गाना शुरू करती है। तो गाने की सारी फीलिंग्स बाहर आना शुरू हो जाती हैं और गाना काफी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है। सुमंत कला को अपने पास रखे हुए था और उसे गाना गवा लेता था और जब भी उसे अपनी हवस की भूख मिटानी होती तो वो भी मिटा लेता था क्योंकि वो जानता था कि उसके अलावा कला कहीं और जा नहीं सकती क्योंकि वो किसी और को जानती नहीं और सुमंत उसे किसी और को जानने भी नहीं देता था। ये बात म्यूजिक राइटर मजरू समझ जाता है, पर वो तो बस एक छोटा मोटा राइटर ही था, इसलिए चाहकर भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। अब मूवी रिलीज होती है और उसमें कला द्वारा गाया हुआ गाना होता है जो कि सभी को काफी पसंद आता है और अब उसके फैंस बनना शुरू हो जाते हैं। अब एक दिन मजरू कला के पास आता है और एक शायरी बोलते हुए कहता है कि होने दोगी तो होता रहेगा, चुप रहोगी तो होता रहेगा, आज वो बुलंदी पर है कल तुम होगी, आज उसके जैसों की कोई सजा नहीं है, सब देख कर अनदेखा कर देते हैं, पर दौर बदलेगा, दौर की ये पुरानी आदत है। इस शायरी के जरिए मजरू उसे काफी अच्छी सीख देता है कि आज भले ही वो मजबूर है लेकिन एक ना एक दिन उसका वक्त भी बदलेगा। अब हम देखते हैं कि कला का वक्त बदलना शुरू हो जाता है और जो पत्रकार और चहेते पंखे सुमंत के आगे पीछे घूमते रहते थे वो अब कला के आगे पीछे दाएं बाएं घूम रहे होते हैं, यानी कि अब दौर बदल रहा था। कहानी अब वर्तमान में आ जाती है जहां हम देखते हैं कि सुमंत की कई बातें कला के दिमाग में घुसकर उथल पुथल कर रही थीं कि तभी उसके सामने खूब सारे पत्रकार आ जाते हैं और सवाल जवाब करने लगते हैं। कला उनसे दूर जाने के लिए चलने लगती है कि तभी उसके सामने जगन आ जाता है। तो वो उससे सवाल करती
है कि तुमने अपनी जान क्यों ली, सिर्फ आवाज ही तो गई थी। जगन कहता है कि मेरी आवाज ही मेरा सब कुछ थी, मेरी जिंदगी, मेरा ख्वाब जो अब तू जी रही है, क्या अब खुश हो तुम? कला सर हिलाते हुए ना में जवाब देती है और वहाँ खड़े पत्रकार सोच में पड़े होते हैं कि आखिर कला दीदी किससे बात कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि कला गाना रिकॉर्ड करने के लिए जाती है, पर उसके दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा होता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो गाना गाने के लिए तैयार होती है। धीरे धीरे उसके दिमाग में अजीब अजीब दृश्य चलने लग जाते हैं और उसे भ्रम जैसा होने लग जाता है कि हर जगह बर्फबारी हो रही है और उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। जगन की मृत्यु होना, उसका बार बार दिखना, बार बार ये एहसास होना कि उसने उसकी जगह ली है, उसकी माँ का उससे बात न करना और बाकी जितनी भी गलत चीजें उसके साथ हुई थी, वो सारी चीजें एक साथ कला के दिमाग में घूमने लग जाती हैं और अचानक उसे बेहोशी के साथ दौरे भी पड़ने लग जाते हैं। कला जब घर आती है तो अपने आप को अलग अलग किस्सों में खुद को इमेजिन करने लग जाती है और कभी कहती कि उसे दूध चाहिए होगा, उसकी परफॉर्मेंस का टाइम हो गया है, तो कभी अपनी माँ से माफी मांगने लग जाती और उस वक्त उसकी सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर कला को हुआ क्या है। अब हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जब पत्रकारों ने कला को घेर लिया था और वो जगन से बात करने लगी थी, तो असल में वो खुद से ही बातें कर रही थी, यानी कि जगन कभी उसके सामने आया ही नहीं, बल्कि वो सब उसके दिमाग में चल रहा था और वो जगन को इमेजिन करने लगी थी और जो सवाल उसके थे उसी के पास उसके जवाब भी थे। हमें दिखाया जाता है कि जब जगन को सबके सामने परफॉर्म करना था तो उससे पहले माँ ने कला को जगन के लिए दूध लाने को कहा था। कला बस इतना चाहती थी कि सब उसकी आवाज सुने और माँ को बताएं कि उनकी बेटी कितना अच्छा गाती है और माँ भी उसकी तारीफ करें। तो अपनी माँ की इम्पोर्टेंस पाने के लिए और जगन की इम्पोर्टेंस कम करने के लिए उसने दूध में मरकरी मिला दिया था और जगन को पीने दे दिया, जिससे कि उसकी आवाज ही चली गई, जिसका मतलब कि जगन की आवाज जाने की जिम्मेदार कला थी और उसकी वजह से जगन ने खुद को मार डाला, क्योंकि उसके लिए तो गाना गाना सांस लेने जैसा था, इसलिए वही नहीं तो उसके बिना वो कुछ नहीं। कला ये राज सालों से अपने अंदर दबाए बैठी थी और अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि जगन खुद को मार ही लेगा और इस चीज के लिए वो आज तक पछता रही थी, जो कि अब जाकर उसके दिल और दिमाग पर भारी पड़ गया था और वो पागलों जैसे बर्ताव करने लगी थी। उसने अपनी माँ को खुश करने और उनका प्यार पाने के लिए सब कुछ कर डाला, पर माँ अब भी उसके साथ नहीं थी। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी वो ना होना जिसके लिए सब कुछ किया, वो कला के लिए और भी ज्यादा दुखदाई बन गया था। वो अकेले ही इन सभी दुख दर्द पीड़ा को सहते आ रही थी, पर अब उससे कुछ भी सहन नहीं हो रहा था, इसीलिए वो खुद को मारने का सोच लेती है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर आकर उसे बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि कला की माँ तक ये खबर पहुंचाई जाती है कि उनकी बेटी दिमागी रूप से अस्थिर हो गई है और अपनी जान लेने की भी कोशिश की। तो अब जाकर माँ उससे मिलने के लिए आती हैं, क्योंकि इतने साल बीतने के बाद अब उन्हें एहसास हुआ था कि उनकी बेटी ने अब तक जो भी किया बस उनका प्यार और इम्पोर्टेंस पाने के लिए किया, इसलिए वो उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बजाय घर वापस ले जाने का कह देती हैं। माँ कला से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती हैं तो पाती हैं कि उसने खुद को लटका कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली है। इतने सालों से जो कला घुट घुट के जी रही थी, आज उसने खुद को मार कर हर शोर हर दर्द से आजादी पाली थी। पर ये सभी चीजें कभी होती ही नहीं अगर माँ सही वक्त पर उसके पास आ जाती, पर अब माँ के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचता। कला अपनी माँ को हमेशा अपनी कामयाबी से जुड़े पत्र भेजा करती थी, लेकिन माँ उन्हें कभी नहीं देखती थी, पर उसके जाने के बाद वो उन सभी पत्रों को खोलकर देख रही होती हैं और उनको देखने पढ़ने के बाद उनके पास रोने और खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराने के अलावा अब कुछ नहीं बचा था। और फिर इसी दुखद एंडिंग के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो फिल्म है ये हमें एक दो नहीं बल्कि कई सारी चीजें सिखाती और बताती है, जो कि हम में से बहुत लोग उस अवस्था से गुजरे होंगे। जैसे कि अगर हम किसी को बहुत चाहते हैं तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, और अगर वो हमें अटेंशन ना दे तो कई बार उल्टी सीधी हरकतें भी कर बैठते हैं, जो कि करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ उस इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कर ही देते हैं। अगर वो इंसान किसी और को पसंद करता है तो वो दूसरा इंसान हमारे लिए अपने आप ही दुश्मन बन जाता है और हमारे अंदर उसके प्रति जलन पैदा होने लग जाती है। आप जिससे प्यार करें, अगर वो आपकी बातें सुनने के बजाय, आपको टाइम देने के बजाय, आपसे प्यार करने के बजाय, जो प्यार आप देते हैं वो प्यार उससे वापस मिलने के बजाय वो इंसान किसी दूसरे को वही समय दे रहा हो जिसके हकदार आप हैं, तो वो फीलिंग बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो तो वो अच्छे से समझ सकता है कि कितना ज्यादा बुरा लगता है। फिल्म में देखने मिलता है कि आसपास मर्द न होते हुए भी माँ कला को हमेशा ये एहसास दिलाती रहती कि
लड़का ही सब कुछ होता है। उनको ज्यादा छूट मिलती है हर काम करने की और दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। ये चीजें भी हम कई घरों में देख सकते हैं कि घर की औरतें लड़कियों को अलग ही नियम कानून सिखाती रहती हैं, जो कि शायद मर्द जानते भी नहीं। ऐसा ना करो, वैसा ना करो, ऐसे अच्छा नहीं लगता, ये सिर्फ लड़के ही करते हैं, लड़कियां नहीं। और ना जाने क्या क्या चीजें सुधारी जाती हैं, जिससे कि मन में आने लगता है कि शायद लड़का ही पैदा होते तो अच्छा रहता, क्योंकि भाव तो उन्हें ही दिया जाता है और उन्हें रोका टोका भी नहीं जाता। अब जो लोग ये कहेंगे कि संस्कार तो सिखाए ही जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि जिस लेवल पे लड़कियों को संस्कार सिखाए जाते हैं, वैसे ही लड़कों को क्यों नहीं सिखाए? क्यों वो बाहर निकलकर भूल जाते हैं कि उनकी भी बहन है? तो संस्कार सीखना क्या सिर्फ लड़कियों के लिए ही है, या लड़के भी कुछ संस्कार दिखाएंगे? जिस तरह कला के साथ भेदभाव होता रहा, वैसे ही अब भी कई घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप अपने ही बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम डाउन कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा बेकार फीलिंग है जब आपके माँ बाप आप पर भरोसा नहीं करते, बल्कि किसी और के बच्चे से कंपेयर करते हैं या उनकी तारीफ ज्यादा करते हैं। इससे भी बुरा तो ये लगता है कि जब वो आपसे बात करते हैं तो एकदम रूड होते हैं, लेकिन किसी और से बात करने पर एकदम हंस हंस के बात करते हैं। तब अंदर इतनी ज्यादा बुरी फीलिंग आती है कि ऐसा फील होता है कि शायद मैं ही बहुत बुरा हूँ। माँ बाप अपने ही बच्चे पर भरोसा नहीं करते और ये नहीं देखते कि वो क्या करना चाहता है, बल्कि अपने मन की चीजें थोपना शुरू कर देते हैं। ये कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जो वो नहीं कर पाए वो अपने बच्चों को भी नहीं करने देते, और जो खुद सहा वही अपने बच्चे के साथ भी करते हैं। मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस दुनिया में कला की माँ की तरह कई माँ बाप मौजूद हैं और आप में से कई लोग कला से कनेक्ट हो पाए होंगे। इस पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर इस तरह का प्रेशर कभी न डालें, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ताने ना दें। प्यार नाम की भी चीज होती है जिसका इस्तेमाल करके आप उन्हें समझा सकते हैं और उसकी गलतियां बता सकते हैं, लेकिन किसी चीज की अति हानिकारक होती है, तो प्यार को भी बैलेंस करके चलना चाहिए। कला की माँ हमेशा उसके ऊपर संगीत सीखने का काम थोपती रही और कभी जाना ही नहीं कि उसे क्या करना है। कला ने सोचा वो तो मेरी माँ है तो मेरा अच्छा ही चाहेंगी, तो वो भी लग गई बचपन से संगीत सीखने में। वो हमेशा और अच्छा करने की कोशिश करती रही, लेकिन माँ को चाहिए था कि जैसा जगन गाता है वैसा ही गाए तो अच्छा है। पर माँ ये नहीं समझी कि हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता, बल्कि सब में अलग अलग खूबियाँ होती हैं। कला माँ का प्यार पाने के लिए सब कुछ करती गई और इतना कुछ कर दिया कि उसके पास आखिर में अपने किए पर पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं बचा। उसने अपनी जिंदगी माँ को खुश करने और माँ से एक बार तारीफ पाने के लिए कुर्बान कर दी। यहाँ हमें काफी अच्छे तरह से दिखाया गया है कि हमारे दिमाग में छोटी छोटी चीजें कैसे असर डालती हैं, कि हम अपने अंदर ही घुटना शुरू हो जाते हैं और ऐसी कई चीजें कर डालते हैं जो सिर्फ हमें ही पता होती हैं, और वो हम किसी और से शेयर भी नहीं कर पाते, लेकिन हम अंदर ही अंदर मर रहे होते हैं। कला के साथ इतनी सारी चीजें हुई थी कि वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और उसके पास कोई था भी नहीं जिसको अपनी सारी बातें बता सके। उसकी वजह से जगन का मरना वो सबसे बड़ा हादसा था जो उसे हर वक्त डराता रहता था और याद दिलाता था कि आज जो वो यहाँ पर है वो जगह किसी और की थी। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आपकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है और किस तरह से चीजें होती हैं। वैसे आपका फायदा उठाने के लिए तो हर सेक्टर में सुमंत जैसे लोग मौजूद हैं, तो सोचना आपको ही होगा कि आगे बढ़ने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, बगावत का या गुलामी का। अगर आप इस फिल्म को सही से देखेंगे तो हर इंसान अपनी अपनी जिंदगी के हिसाब से अलग अलग सीन से कनेक्ट कर पाएगा, और कहीं ना कहीं पर तो आपको फील होगा कि ये सब सच है, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। अपनी विरासत आगे बढ़ाने के लिए माँ को लड़का चाहिए था, लेकिन लड़की पैदा हुई, और जब डॉक्टर ने बताया कि बेटी बहुत स्ट्रांग थी इसलिए बेटा मारा गया, तभी से उनके दिमाग में अपनी बेटी के लिए खटास पैदा हो गई। उन्होंने बचपन में ही उसे मारने की कोशिश भी करी, पर शायद वो मार ना सकी। फिर सोचा कि लाओ अब जो है उसी को लेकर अपने सपने पूरे करते हैं, तो उसे अपने बनाए ढांचे में ढालने लगी और ना ढलने पर उसे सजा दी। उसके ही सामने किसी और की तारीफ करना और फिर उसे हर बात पे बुरा फील कराना और यह एहसास दिलाना कि वो कुछ नहीं कर सकती। जब माता पिता ही अपने बच्चे के साथ ऐसे बर्ताव करने लगे तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं, क्योंकि माँ बाप ही इकलौते होते हैं जिनसे हम बेहद प्यार करते हैं और ये पता होता है कि उन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं और वही है जो हमारा आखिर तक साथ देंगे। पर जब इन सभी चीजों का उल्टा होने लगे तो बच्चे टूट जाते हैं और गलत राह पर निकल पड़ते हैं जहाँ उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। कला जो हमेशा से सुनती और समझती आई थी, कामयाब होने के बाद उसे बदलने में लग जाती है। जैसे कि इतने सारे पुरुष पत्रकारों के बीच वो एक महिला पत्रकार को अपनी फोटो खींचने की अनुमति देती है। अगर कोई मेल संगीतकार उसके साथ गाने वाला होता है तो वो अपनी फीस उससे ज्यादा लेती है, भले ही वो 1 रुपए ज्यादा ही क्यों ना हो। उसने मेल सेक्रेटरी नहीं बल्कि महिला सेक्रेटरी रखी। तो इन सभी चीजों से ये समझ आता है कि भले ही उसके साथ लड़का लड़की होने का भेदभाव किया गया, पर उस ओहदे पर रहकर वो सभी को बराबरी का मौका
देने से नहीं चूकती। जगन के गाने और कला के गाने में फर्क ये था कि जगन के लिए संगीत उसकी सांस जैसा था, लेकिन कला ने संगीत बस इसलिए सीखा क्योंकि उसकी माँ चाहती थी और उसने सारी कामयाबी अपनी माँ के लिए हासिल की थी, जबकि उसके लिए संगीत कुछ भी नहीं था। जगन जब गाता था तो हर कोई उसके गाने की तारीफ करता, लेकिन कला हमेशा अपनी माँ से तारीफ पाने के लिए गाती थी और उसे बाकियों से मतलब नहीं था। उसकी नजर बस इस पर रहती थी कि उसकी माँ उससे कहे कि वो अच्छा गा रही है और बेहतर कर रही है, पर माँ ने कभी ऐसा कहा ही नहीं, क्योंकि उनके मन में तो ये बैठा हुआ था कि कला चाहे जो कर ले पर वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो एक लड़की है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कला अच्छा नहीं गाती थी, बल्कि इतना प्रैक्टिस करने के बाद वो काफी अच्छा गाने लगी थी, लेकिन उसकी माँ को हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी दिखती रहती थी और उसके गाने का सब बस फायदा देखना चाहते थे। माँ अपना फायदा देख रही थी कि उसकी खानदानी विरासत आगे बढ़े, वहीं म्यूजिक कंपोजर भी अपनी हवस मिटाने का फायदा देख रहा था। कला एक बहुत बड़ी गायिका बन चुकी थी, लेकिन दुनिया को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या भसड़ मची पड़ी है। तो सबके मन में यही सवाल आएगा कि आखिर इतनी कामयाबी पाने के बाद कोई खुद को कैसे मार सकता है। तो यहाँ ये भी देखने मिलता है कि हम बस सोचते रह जाते हैं कि उसके पास तो सब कुछ था पर फिर भी खुद की जान ले ली, पर हमें पता ही नहीं होता कि वो किन हालातों से गुजर रहा है और हम बस अपनी थ्योरी बनाते रह जाते हैं। ये फिल्म उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो एंटरटेनमेंट पाने के लिए फिल्में देखते हैं। ये फिल्म उनके लिए है जो रियल सिनेमा को समझते हैं और कला क्या होती है ये जानते हैं। ये कॉमर्शियल फिल्म नहीं है कि सबको समझ आए और सबको अच्छी लगे। ऐसी फिल्मों की एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है जिन्हें साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद होता है। अगर आप कोसते रहते हैं कि बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बनाता और फिर आप ऐसी फिल्म आने पर देखते भी नहीं और उसे सराहते भी नहीं, तो आप बहुत बड़े दोगले किस्म के इंसान हैं। अच्छी फिल्में आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप बस हीरोपंती या रेस 3 को लेकर बैठे रह जाते हैं सिर्फ गालियां देने के लिए। ये फिल्म कुछ ऐसी है कि इसकी एंडिंग होने पर आप 2 पल के लिए एकदम शांत बैठे रह जाएंगे और आपको हर कैरेक्टर का दर्द महसूस हो रहा होगा। इस फिल्म को बनाया है अन्विता दत्त ने, जिन्होंने बुलबुल फिल्म को भी बनाया था और लोगों को वो काफी पसंद भी आई थी। उस फिल्म में बुलबुल का किरदार तृप्ति डिमरी ने निभाया था और इस फिल्म में वो कला का रोल निभा रही हैं। और सच कहूँ तो मैं बिल्कुल भी पहचान ही नहीं पाया कि वो वही हैं जो बुलबुल में थी। अब एक्टिंग की बात करें तो सच में तृप्ति डिमरी एक बहुत अच्छी कलाकार हैं जो अपने रोल को बेहतरीन तरीके से निभाती हैं और इस फिल्म में आप उन्हें कला के रूप में ही देखते हैं और उन्हें फील कर पाते हैं। जब वो एकदम सज धज के और साड़ी पहनकर आती हैं तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं। इरफान खान के बेटे बाबिल खान की ये पहली फिल्म है और उन्होंने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया है। अभी मैंने इरफान खान के बेटे इसलिए कहा क्योंकि वो अभी नए हैं और उन्हें अपनी पहचान बनाना बाकी है, तो जब बन जाएगी तो वो सिर्फ बाबिल खान के नाम से जाने जाएंगे। हमेशा ऐसा होता है कि एक स्टार किड को एकदम बढ़िया मेन रोल देकर लॉन्च किया जाता है, पर इस मामले में ऐसा बिल्कुल भी देखने नहीं मिलता। बाबिल का बहुत छोटा रोल है और उन्होंने उसी में अपनी एक्टिंग दिखाने की कोशिश करी है जो कि लोगों को बेहद पसंद आ रही है। पर्सनली मैं चाहता हूँ कि वो अपने पिता की तरह आगे बढ़ें और अपनी पहचान बनाएं, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा फील होता है कि वो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी मुझे तो आज भी यही फील होता है कि जल्द ही इरफान सर की कोई फिल्म आएगी और मैं उसे देखूंगा, क्योंकि फीलिंग ही नहीं आती कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। स्वास्तिका बनर्जी ने एक खड़ूस माँ का रोल बहुत अच्छे से निभाया है और इतना अच्छा काम किया है कि हमें उस कैरेक्टर से नफरत होने लग जाती है। तो यही एक अच्छी एक्टिंग की पहचान होती है। हमें यहाँ थोड़े समय के लिए वरुण ग्रोवर दिखाई पड़ते हैं, जिनका बहुत बड़ा रोल तो नहीं था, लेकिन वो कला के लिए एक मोटिवेशन के रूप में नजर आते हैं जो कि उन्हें मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर हमें अनुष्का शर्मा का कैमियो भी देखने को मिलता है, जो कि वो एक पुराने जमाने की अदाकारा के रूप में नजर आती हैं, तो ये भी लोगों को काफी पसंद आया। और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और सबने बढ़िया काम किया है। कमाल की बात यह है कि इस फिल्म में मौजूद सभी लोग एक से बढ़कर एक कलाकार हैं, तो इस फिल्म का नाम सही रखा गया है क्योंकि इसमें कला की कमी नहीं है। 2022 खत्म होते होते बॉलीवुड की तरफ से एक अच्छी फिल्म देखने को मिली है और शायद आने वाले समय में इसे क्लासिक फिल्मों में गिना जाएगा। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कैमरा एंगल्स, एडिटिंग, म्यूजिक सब कुछ टॉप नॉच है और एकदम परफेक्ट है। आप भले मूवी ना देख पाएं, लेकिन इस फिल्म के गाने जरूर सुनिएगा क्योंकि कई सालों बाद इतने अच्छे गाने सुनने मिले हैं। और अगर आप नहीं सुनते हैं तो बाद में शिकायत मत करिएगा कि अब तो सिर्फ रीमेक सॉन्ग ही आते हैं। वीडियो के एंड होते होते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो आपके पास हैं, आपके साथ हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए और उन्हें समझने की कोशिश करिए कि वो क्या चाहते हैं। हर बार अपनी चीजें थोपना सही नहीं होता, क्या पता उनके अंदर कुछ अलग खूबियां हों जिससे वो और भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। आप उन्हें प्यार दें, चाहे वो जैसे भी हों, और अगर गलतियां हों तो प्यार से भी समझाया जा सकता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कला मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।